हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले फेडरलिज्म चैप्टर 2 पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारा पॉइंट कवर किए हुए हैं कि फेडरलिज्म कहते किसको है, फेडरलिज्म के टाइप्स कितने होते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस किए हुए होते हैं कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर किसको कहते हैं, होल्डिंग टुगेदर किसको कहते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया के बारे में, तो इंडिया किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंडिया कमिंग टुगेदर है या इंडिया होल्डिंग टुगेदर है, इसके बारे में हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग ये भी जाने थे कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, तो इसके स्पेसिफाइड एरिया जो होते हैं, किस किस एरिया पे ये रूल बना सकती है, किस चीज जो सब्जेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड ये रूल बना सकती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जानने वाले फेडरलिज्म के क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। अगर किसी कंट्री में फेडरलिज्म इंट्रोड्यूस्ड है तो उसका क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकता है। अगर वहां पर होल्डिंग टुगेदर, क्योंकि हम इंडिया का यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर वहां पर होल्डिंग टुगेदर है तो उसका बेसिक फॉर्म क्या होता है। होल्डिंग टुगेदर मतलब क्या होता है कि छोटे स्टेट्स मिलकर के एक बड़ा यूनिट फॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें स्टेट को फ्रीडम होती है। अगर बात करते हैं हम लोग किसी पार्टिकुलर रीजन की डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, तो स्टेट टूट करके छोटा पार्ट हो करके हम उसको एक सेपरेट स्टेट बना देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं आपका 2000 का एग्जाम्पल, जिसमें कि बिहार से टूट करके झारखंड अलग हो गया, उत्तर प्रदेश से टूट करके उत्तरांचल / उत्तराखंड अलग हो गया, मध्य प्रदेश से टूट करके आपका छत्तीसगढ़ अलग हो गया, और 2014 है उसमें आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूट करके अलग हुआ। यानी कि इसमें स्टेट के पास फ्रीडम होती है कि वो टूट सकते हैं स्मॉल यूनिट्स में। जैसे इंडिया जब फ्री होने से पहले 529 छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड था। वल्लभ भाई पटेल ने उसको क्या किया था, यूनाइट किया था और 9 बड़े प्रोविंसेस में डिवाइड किया था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं आजादी यानी 1947 से अभी तक की, तो इंडिया के पास 28 स्टेट है, जबकि स्टार्टिंग स्टेज में आपके पास 9 थे। यानी कि स्टेट टूटे हैं। तो स्टेट अगर टूटते हैं तो किस बेस पे टूट सकते हैं। क्या कोई ऐसे स्टेट की डिमांड करेगा हम उसको स्टेट का दर्जा दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो उसके बेसिस क्या मानेंगे कि किस बेस पे स्टेट टूट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका इंट्रोड्यूस हुआ आजादी के बाद 1947 के बाद कि स्टेट किस बेस पे अलग होंगे, कोई पर्टिकुलर प्रोविंस जो है किस बेस पे टूटेगा और टूट करके सेपरेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर स्टेट अलग होने की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका मद्रास प्रेसिडेंसी से आंध्र प्रदेश अलग हुआ था। कब? तो 1953 में। मद्रास यानी कि वो तमिलनाडु वाला रीजन, चेन्नई उसका नया नाम है। तो आजादी के समय मद्रास में ही जो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला पार्ट इंक्लूड था। यहां पर स्टेट टूटे लैंग्वेज के बेस पे, डिफरेंट लैंग्वेज की डिमांड। क्योंकि एक बात हम लोग जानते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग बेसिस पे डाइवर्सिटी है और लैंग्वेज उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तमिलनाडु का लैंग्वेज है तमिल, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का लैंग्वेज है तेलुगु। तो वो पहला स्टेट जिसने लैंग्वेज के बेस पे फॉर्म हुआ था वो था आपका आंध्र प्रदेश। मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिल और तेलुगु दोनों बोलने वाले थे, तो तेलुगु बोलने वाले अपने लिए एक अलग स्टेट की डिमांड किए और आंध्र प्रदेश वो स्टेट बनता है कब? 1953 में। किस बेस पे? तो लैंग्वेज के बेस पे। इस तरह से अगर कोई लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनता है तो उसको हम लोग लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, जानते हैं हम लोग कि इस चैप्टर में और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। क्योंकि इंडिया एक ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। तो लैंग्वेज के बेस पे स्टेट फॉर्म हुआ कब? 1953 में, और वो फर्स्ट स्टेट था आपका आंध्र प्रदेश जो फॉर्म हुआ था। यहां तक क्लियर है आपका? आंध्र प्रदेश जो 1953 में फॉर्म हुआ था, किस बेस पे? लैंग्वेज के बेस पे। और अगर कोई लैंग्वेज के बेस पे स्टेट फॉर्म होता है तो उसको लिंग्विस्टिक स्टेट्स बोलते हैं। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। बार बार क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, या बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेकर के कि हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है या ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखिए, हिंदी को बोलने वाले इंडिया में ज्यादा है, परसेंटेज उनकी ज्यादा है। नियर अबाउट 42% लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं अप्रॉक्स।
तो हिंदी जो हमारा नेशनल लैंग्वेज न होकर के हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। एक बात माइंड में लॉक कर लीजिए आप कि हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बोल रहा है कि बट बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और 21 लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है जिसको शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोलते हैं इंडिया में, ठीक है। तो एक हिंदी हुआ, इसके साथ साथ 21 जो लैंग्वेज है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज में। और भी बहुत सारे लैंग्वेज है जिसके लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये भी लैंग्वेज मेरा शेड्यूल्ड लैंग्वेज हो जाए, जैसे कि बिहार का भोजपुरी, बुंदेलखंडी जो है, राजस्थानी है, ये सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्ड लैंग्वेज हो जाए। और ये जो आपका पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल जो लैंग्वेज है शेड्यूल्ड लैंग्वेज, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको स्टेट वाइज क्लियर कर दूंगा कि किस स्टेट में कौन सा लैंग्वेज शेड्यूल्ड लैंग्वेज के रूप में इंक्लूड है, ठीक है। इसमें कुछ ट्राइबल लैंग्वेज भी है जो उस टाइम मैं आपको एक अलग वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका बोर्ड बेस्ड एग्जाम होगा उसमें इस लैंग्वेज के बारे में उतना डेप्थ में पूछता नहीं है, बस पूछेगा कितने लैंग्वेज है, तो 22 लैंग्वेज, 21 + 1 हिंदी, ठीक है। Restricting the center-state relation is more major way in which federalism has been strengthened in practice. सेंटर-स्टेट रिलेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अगर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी तो कोई नया लॉ इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कोई भी लॉ आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप नेशनल लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस से उस लॉ को पास करा रहे हैं, तो उस लॉ को आपको विधानसभा और जो आपकी विधान परिषद है, असेंबली और काउंसिल, ठीक है, तो उससे भी आपको पास कराना पड़ता है। यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंटर और स्टेट के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए। जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक कोई नया आप वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च नहीं कर सकते, कोई नया लॉ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। यानी कि कंट्री के डेवलपमेंट में या फेडरलिज्म के प्रैक्टिस में सेंटर और स्टेट का रिलेशन रिक्वायर्ड होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है इसका, ठीक है। मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हुआ, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को रिड्यूस करके उसके जो सबऑर्डिनेट हैं उनको पावर दिया जाता है। इंडिया कब बना एक फेडरल कंट्री, फेडरल मतलब कंट्री विच हैज मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो 1992 में बना था, ठीक है। कब हुआ था डिसेंट्रलाइजेशन, तो मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992, ठीक है। लेकिन जो इंप्लीमेंट होना, जिसको हम बोलते हैं कि इसको लागू किया गया था कब, ये तो 1992 में लॉ पास करा दिया, जिस दिन लॉ पास करा उसी दिन अगले दिन लागू तो नहीं ना करेंगे। तो एक टर्म आता है कि इसको 24 अप्रैल 1993 में इंप्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया गया, तो उसके बाद इसको वाइडली यूज किया जाने लगा, ठीक है। एक और 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि जो हम लोग लिस्ट डिवाइड किए थे, यूनियन लिस्ट जिसपे कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और लोकल लिस्ट यानी कि लोकल गवर्नमेंट उसमें लॉ नहीं बनाते हैं, लोकल लिस्ट भी नहीं होता, वहां पे कंकरेंट लिस्ट होता है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लॉ मिल करके बनाती है। और कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में किसका लॉ इंप्लीमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ इंप्लीमेंट होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स कितने सब्जेक्ट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कितने सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और कितने सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है जिसमें दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो 4th लिस्ट होता है जिसको रेसिड्यूरी लिस्ट बोलते हैं, इस पे किसका राइट होता है लॉ बनाने का। यूनियन गवर्नमेंट में 98 सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया, यूनियन लिस्ट जो है। स्टेट लिस्ट में इसको नोट कर लीजिएगा, स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है, कंकरेंट लिस्ट में आपका 52 सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया, ठीक है। ये 2016 में जो अपडेट किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, उसमें ये लिस्ट इंक्लूड है। रेसिड्यूरी लिस्ट आपको शायद पिछले वीडियो में आपको समझाए होंगे कि जो चीजें इंक्लूड नहीं थी 1950 के टाइम में, या उसके बाद अगर कोई चीज नई चीजें इंट्रोड्यूस होती है कंट्री में, तो उससे रिलेटेड लॉ बनाने का राइट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। यानी कि रेसिड्यूरी लिस्ट आईटी इंडस्ट्रीज होगा, आईटी तो उस टाइम नहीं थी 1950 में, बट आईटी 1950 के बाद आई, तो कोई भी अगर नई चीज आती है तो उसको कंट्री में अप्लाई करने में किसका राइट होता है, उसका राइट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसको रेसिड्यूरी लिस्ट में रखा जाता है, ठीक है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। रूरल लोकल गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पंचायती राज।
इसके दो पार्ट होते हैं, एक विलेज लेवल पे और एक होता है आपका टाउन या सिटीज में। ठीक है, विलेज लेवल पे इसके 3 पार्ट होते हैं, एक ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति या ब्लॉक समिति होता है, और थर्ड होता है जिला परिषद। ठीक है, ये विलेज लेवल पे। और इसी का फॉर्म अर्बन एरियाज में क्या होता है, म्युनिसिपैलिटीज होता है। ठीक है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्युनिसिपैलिटीज और वार्ड पार्षद जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उसके। ठीक है, फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि ग्राम पंचायत तो अभी तक इंक्लूड नहीं किए थे हम लोग, चाहे हम विलेज लेवल पे देखे या अर्बन एरियाज पे। तो ग्राम पंचायत का मेन वर्क क्या होता है? ग्राम पंचायत का मेन वर्क होता है सुपरवाइज करना। किस चीज को सुपरवाइज करना? तो जो आपका लिस्ट है, ठीक है, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, जैसे ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत को ग्राम सभा सुपरवाइज करती है। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन। म्युनिसिपैलिटीज कहां पे सेटअप रहती है? टाउन में। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां पे सेटअप रहती है? आपकी सिटीज में। माइंड में रख लीजिएगा। इसके जो हेड होते हैं उसको हम लोग म्युनिसिपल चेयरपर्सन बोलते हैं। म्युनिसिपैलिटीज के हेड जो होते हैं उसको म्युनिसिपल चेयरपर्सन बोलते हैं, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड होते हैं उसको मेयर बोलते हैं। ठीक है, सिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है और टाउन में म्युनिसिपैलिटीज होता है। इस बात को याद रखिएगा आप। ठीक है, दो चीज आया है यहाँ पे, स्टेट इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन या नेशनल इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है, एक स्टेट में वो किस तरह से चुनाव करा सकता है, किस किस जो लेवल है उसका चुनाव करा सकता है, इलेक्शन करा सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन करा सकता है और साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन भी स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कराता है। एक बात रख लीजिए, 1 मार्क एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो होता है या नेशनल इलेक्शन कमीशन, ये आपका लोकसभा और राज्यसभा वाला जो इलेक्शन है उसको कराता है। ठीक है, सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन है? अगर एक करंट अफेयर्स वाला पार्ट देखेंगे तो सुनील अरोड़ा जो है हमारे सीईसी अभी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट है तो हर स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर तो हम जान नहीं सकते, बट सेंट्रल लेवल पे जानना पड़ेगा। ग्राम सभा के आपको वर्क बता दिया, द बॉडी फॉर सुपरविजन ऑफ ग्राम पंचायत। की ग्राम सभा करती क्या है? तो ये सुपरवाइज करते हैं किस चीज को? ग्राम पंचायत को सुपरवाइज करते हैं कि ग्राम पंचायत अपना प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, जो उसका वर्क है वो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956, इसके अकॉर्डिंग स्टेट को थोड़ी फ्रीडम दी गई कि अगर आपको एक फ्रीडम, अगर आप स्मॉल यूनिट्स में टूटना चाहे तो आप टूट सकते हैं। आपको अलग अलग बेसिस है, लिंग्विस्टिक बेस पे भी आप टूट सकते हैं, और इसी बेस पे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बने हैं। इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग जो आया था स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट, कब आया था? 1956 में, जिसमें स्टेट को फ्रीडम दी गई कि आप स्मॉल यूनिट्स में फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन उसमें सेंट्रल का जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका परमिशन जरूरी है। ठीक है, ये झारखंड, छत्तीसगढ़ या जो उत्तरांचल, तेलंगाना बने हैं, ये इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग बने हैं। बात करते हैं कोलिजन गवर्नमेंट की। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है या अलायंस क्या होता है? कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि अगर किसी गवर्नमेंट को, किसी भी पार्टी, अगर कोई पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करना चाह रही है और उसके पास मेजोरिटी नहीं है, तो वो क्या करेगी? दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लेकर के वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है मेजोरिटी शो करने के लिए। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट बनती है जिसमें एक से ज्यादा पार्टी मिलकर के गवर्नमेंट बनाती है, उसको हम लोग कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, एक काम कब होता था इंडिया में? सबसे ज्यादा ये होता था 1990 से 2000 के बीच में, जिस टाइम स्टेट जो पार्टी थी, जैसे कि हम ले सकते हैं एग्जांपल बिहार में आरजेडी, यूपी में आपकी सपा, बसपा, तो इनका इंपॉर्टेंट रोल होता था। इस सेंटर में जब सिंगल मेजोरिटी किसी पार्टी को नहीं मिलती थी तो उन पार्टी को ये अपना सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, और थोड़ा सा भी अनबन वाली सिचुएशन होती थी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा भी अवॉइड कर रही है स्टेट पार्टी को, तो उस टाइम वो अपना जो सपोर्ट था उसको हटा देते थे, जिससे गवर्नमेंट गिर जाती थी, गवर्नमेंट का जो मेजोरिटी था वो खत्म हो जाता था, फिर से इलेक्शन कराना पड़ता था। और आप अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं आप सिविक्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि 1990 से 1990 से 2000 का टाइमिंग, इस टाइम बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया में बनते हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्राइम मिनिस्टर 5 ईयर का अपना जो टर्म है, अपना जो टेन्योर है उसको पूरा करता है। तो कोलिजन गवर्नमेंट का एग्जांपल था, उस टाइम कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म होती थी जिसमें बहुत सारी पार्टियां मिल करके मेजोरिटी शो करती थी।
और इसके अगेंस्ट अगर हम एग्जांपल लेंगे 2014 और 19 का, तो उसमें बीजेपी को सिंगल मेजोरिटी मिलता है। 282 सीट से उसको 2014 में मिलता है और 303 सीट्स मिलता है उसको अकेले उसको 2019 के इलेक्शन में। जबकि इंडिया में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 272 सीट्स ही चाहिए। आपको बहुत सारे वीडियोस में बता चुके हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो 543 है बाई 2 + 1 कर देंगे, ठीक है, 272 आएगा। और जिस पार्टी के पास 272 सीट्स रहेगा वो पार्टी गवर्नमेंट बना लेगी, ठीक है। 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। पंचायत जो ग्राम पंचायत वाला लेवल है, तो ग्राम पंचायत में 1/3 जो सीट्स है वो किसके लिए रिजर्व है? वुमेन लोगों के लिए रिजर्व है, ताकि उनको इक्वालिटी मिल सके। इस चीज के लिए उनको रिजर्व मिला हुआ है 1/3, यानी लगभग 33% सीट्स। There are 36 lakhs elected representative in local government. लोकल गवर्नमेंट 1 मार्क क्वेश्चन आता है, वो सवाल आप देखोगे या ऑल इन वन देखोगे तो उसमें बार बार क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ सीट्स कितने लोकल गवर्नमेंट्स में, कितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। तो 36 लाख जो अप्रॉक्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। इस तरह से आपका फेडरलिज्म वाला जो पार्ट है, वो जो लेसन है वो खत्म होता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के लिए एसएसटी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।